नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2020 टीयर 1 का जो पेपर हुआ था उसके 13 अगस्त लास्ट शिफ्ट के मैथ्स के पेपर के बारे में सारे क्वेश्चंस करेंगे। DI को छोड़ के DI की मैं आपको अलग प्लेलिस्ट बना के प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे प्री के जो DI के क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी किया है, लाइक CHSL 19, CGL 19, CGL मेंस 19, उससे पहले 18 के एग्ज़ाम सारे में ऐसे करा है। ठीक है, दूसरी चीज़, जिनके पास PDF नहीं है या अपडेट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि कोई क्लास होती है उसकी PDF क्वेश्चंस वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप पूछ सकते हो। और बाकी प्लेलिस्ट चेक करते रहो। CGL 2020 टीयर 1 की सारे शिफ्ट का सोल्यूशन जल्द ही आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के पहले प्रश्न पे आते हैं। चलो पहला प्रश्न देख लो। कहा कि ये मैन एंड अ वीमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 66 days. The ratio of their working efficiencies is 3:2. In how many days 6 men and 2 women working together can do the same work? कहा गया एक आदमी और एक औरत अगर एक साथ कार्य करें यानी वर्किंग टुगेदर तो 66 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। राइट, यानी कि आपको दिया गया आदमी और औरत अगर कार्य करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? 66 डेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, कहा गया उनकी इफिशियंसी का जो अनुपात है वो 3:2 है। कहने का मतलब कि अगर आदमी की हम इफिशियंसी, आदमी एक दिन में 3 यूनिट करता है तो औरत के बारे में कहा गया कि ये 2 यूनिट कार्य करती है। ठीक है, हालांकि मैंने देखा ऑफिसेज वगैरह में औरतें ज़्यादा कार्य करती हैं, बट ये मान लो खेत का कार्य है या कोई भी कार्य है ना। तो कहा गया कि अगर 6 आदमी 2 औरत कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। अब देखो, अगर एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट करता है और औरत 2 यूनिट करती है तो दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, और 66 दिन तक कार्य चलता है, यानी टोटल वर्क हो गया 5 × 66 यानी कि 330। ये इतना यूनिट कार्य है। अब करना किसने है? 6 आदमी। एक आदमी 3 करता है तो 6 आदमी 6 × 3 = 18 करेंगे, और प्लस 2 औरतें, 2 औरतें, एक औरत 2 तो 2 औरतें 2 दूनी 4 करेंगे, यानी कि एक दिन में 22 होगा। 18 × 4 = 22। अगर 6 आदमी और 2 औरत की बात करें तो एक दिन में वो 22 यूनिट कार्य करेंगे। राइट, और उनको करना कितना है? 330। तो दिन कितने रिक्वायर्ड होंगे? 330/22। 22 से काटेंगे तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? अब ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न उड़ा के कर सकते हो। आपको ऑफ सबसे पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 20 छक्के 120, 120 90/120, तो ये 3/4 हो जाएगा। फिर गुणे में ब्रैकेट लगा दो, 11/4 ऑफ। पहले देखो इसको सॉल्व करो, 3 में से 8 घटेगा तो -5, माइनस के आगे माइनस लगा यानी ये +5 हो जाएगा। 3 × 2 = 5, यानी कि 3 दूनी 6, 5 11, 11 ऑफ 4 44 हो जाएगा, यानी 11/44 ब्रैकेट की वैल्यू हो गई। डिवाइडेड बाई 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 दूनी 6, ये इसको 6 से डिवाइड करना है। राइट, आपका हो गया 3/4 गुड़े ये 11/44 यानी 1/4 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6 मतलब कि 1/6 हो जाएगा। अब देखो 3 से कटेगा 6, 3 दूना 6, तो 1/4 गुड़े 4 गुड़े 2 यानी 4 चौको 16 दूना 32, 1/32 आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आसान आते हैं, आपको आराम से करना है, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कहा गया 2x² - 8x - 1 = 0। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। आपको मैंने बताया जो वैल्यू फाइंड करना रहा करे वो देखो, 8x³ को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। राइट, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। -1/x³ को 1/x का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी आप देख पा रहे होंगे a³ - b³ आपको निकालना है। और आपको पता है a³ - b³ कब निकलता है? जब a - b पता हो, क्योंकि आपको पता है a - b पता हो तो a³ - b³ क्या होता है? a - b ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर और प्लस 3ab, यही होता है। ये फार्मूला आपको जब a - b और ab पता हो। राइट, तो आप देख लो। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 2x² - 1 = 8x कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है 2x - 1/x। अब x से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2x - 1/x = 8। राइट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया a - b, यानी a ये वाला है, b ये वाला है। ठीक है, तो a - b यानी कि 2x - 1/x ये हो जाएगा 8 इंटू a - b का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर तो 64, प्लस 3ab यानी 3 इंटू 2x इंटू 1/x यानी कि 2। तो ये हो गया 8 गुणे 64 और 6 70, तो 8 × 70 कितना हो गया? 8 × 7 = 56, एक जीरो लगा दो, 560 आपका आंसर। तो यहाँ से जो हमने फार्मूला सीखा वो क्या सीखा कि a³ - b³ की वैल्यू क्या होती है। अगर हमें a - b और a b पता हो तो आप कहेंगे a - b ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। ये कब यूज करेंगे? जब फार्मूला हम, जो हमें ab की वैल्यू पता हो और a - b की वैल्यू पता हो। राइट,
अगला प्रश्न देख लो, आसान सा प्रश्न है। अच्छा, हिंदी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन, हिंदी वालों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि भैया आप हिंदी में नहीं करवाते हो, तो प्रश्न अंग्रेजी में है ना, इसको ट्रांसलेट मैं करता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए पढ़ने के बाद। अगर नहीं आता मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी। धीरे धीरे करके आदत डालो, क्योंकि आगे कई सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होनी है। आपको जब जॉब मिलेगी उसके बाद काम वगैरह इंग्लिश में ही करना है, तो अभी से आदत डालो, राइट। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एसएससी की प्रिपरेशन जो आप करो वो ही इंग्लिश मीडियम में करो, क्योंकि कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आंसर राइटिंग तो करनी नहीं होती। मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, मैंने टियर 3 जब भी लिखा तो इंग्लिश में ही लिखा, इंग्लिश में ही प्रिपरेशन। स्टार्ट तो हिंदी में करी थी, लेकिन बाद में इंग्लिश में 2-4 महीने बाद मैं इंग्लिश की तरफ शिफ्ट कर गया था, क्योंकि मेरे को लगा कि जब इंग्लिश ही पढ़नी है तो क्यों ना इंग्लिश में प्रिपरेशन करी जाए, राइट। थोड़ा टफनेस होती है, मुझे पता है, परेशानी होती है, आपको समस्याएं आएंगी, बट मैनेज करो। तो अगर ए बी सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्फ, ए बी सी कुछ अमाउंट है जो अपने बीच में डिवाइड करते हैं। अगर एवरेज ऑफ अमाउंट्स विद देम इज 4520। अब अगर 3 लोगों का एवरेज 4520 है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4520, यानी कि आपका 135 60 हो जाएगा। 45 तिया 135, 20 तिया 60, यानी कि इतना अमाउंट है। अब कहा गया कि शेयर ऑफ ए इज 10 2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी एंड 33 1/3% लेस देन सी। अब देखो ए बी सी के बारे में दिया गया, कहा क्या गया कि ए बी सी में अगर हम सी का शेयर माने कि 3 है या 30 माने, ठीक है, तो इससे 33 से 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा किसका शेयर कम है? ए का शेयर, है ना। देखो कहा गया शेयर ऑफ ए इज 10 2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी एंड 33 1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। यानी सी से 33 1/3% लेस, यानी सी से 30 से के 1/3 के कम के बराबर है, यानी 30 का 1/3 10, 30 से 10 घटाएंगे 20, यानी ए का शेयर 20 है, ठीक है। और एक चीज़ और दिया गया कि ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से 10 सही 2/3% ज़्यादा है। कहने का मतलब 10 सही 2/3 कितना हो गया? 32/3। यानी कि अगर हम बात करें कि इसका शेयर 300 है, किसका? बी का, तो इसका 332 है। अगर मैं बात करूं, देखो 32/3% का मतलब होता है कि 32/300, यानी कि अगर हम बी के शेयर को 300 माने तो इससे 32 ज़्यादा है किसका शेयर? ए का। यानी कि ए का शेयर कितना है? 332, और बी का शेयर कितना है? 300, ठीक है। बी का शेयर अगर 300 है तो ए का शेयर 332 है। अब आप ऐसे देख लो, 20 को 332 बना लो, या फिर आप क्या काम करो, क्या कर सकते हो, देखो 20 को 300, अगर 20 जो हमने पहले 20 माना था वो वास्तव में 332 है। जो हमने पहले अभी जब ए और सी का रेशियो लिया था तो 20:30 जो आया था वो वास्तव में 332 है। कहने का मतलब समझिए, देखो अगर मैं कहूँ कि भैया सी का 20 है, तो या ऐसे करो, देखो अगर सी का मैं 3 मान लेता हूँ तो ए का कितना हो जाएगा? 2, और बी अगर 300 है तो ए कितना है? 332 है। समझ। अब देखो 2 को 332 बना लो, 2 को 332 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 166 से। तो 166 से यहाँ गुणा हुआ तो 332, 100 ये 300 है ही, और 166 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 498 मेरे हिसाब से। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 1 19, और 3 1 3 1 4। अब आपके पास ए बी सी के तीनों के शेयर का अनुपात आ गया। अब आपसे कहा गया बी का शेयर कितना है, तो आपको पता है बी का शेयर है 300 आउट ऑफ 332 प्लस 300 प्लस 498। नहीं, बी का शेयर कितना है? 300 आउट ऑफ 300 प्लस 332, ये हो गया 632, और 498 यानी कि 630 प्लस 500 1130, यानी कि टोटल शेयर अगर 1130 हो, टोटल शेयर अगर 1130 हो तो बी का शेयर 300 है। यानी आप ऐसे देखें कि टोटल शेयर का 30/113 हिस्सा कौन है? बी। तो टोटल शेयर कितना है? आप कहेंगे 13,560। 13,560 का 30/113, तो 113 से काट दोगे, 113 91 113, 113 दूना ये 120 आ जाएगा, 120 गुणे 30 यानी कि 3600 किसका शेयर आ जाएगा? बी का शेयर। समझ में आया? हमें कुल मिला के रेशियो निकाल लेना, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। आप क्या काम करो, सी का शेयर 3 मानो, इससे 1/3 कम ए का शेयर हो जाएगा, यानी ए का शेयर 2 है। अब फिर कहा गया कि बी के शेयर से 32/3%, 32/3% मतलब होता है 32/300 ज़्यादा। तो आप 300, देखो 32/300 कहने का मतलब कि 300 अगर बी का है तो उससे 32 ज़्यादा है किसका? ए का। बस हमने 332 300। अब 2 को 332 बनाने के लिए 166 से गुणा, ये आपको पता है 300 है ही, इसमें भी 166 से गुणा हो जाएगा, 498, और रेशियो ले लो। अब ये प्रश्न कैलकुलेटिव लगा होगा आपको, तो एक आध प्रश्न ऐसे आएंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन सारे 25 प्रश्न ऐसे नहीं होते, राइट। कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट 30A68B
ए बड़ा है बी से इज डिविजिबल बाई 11। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी का रूल आपसे चेक कर रहे हैं कि आपको आता है या नहीं। आप पहले नंबर लिख लो 30A68B, ठीक है। अब देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम बोले तो ये 6 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस ए प्लस 8 यानी 11 प्लस ए, ठीक है। अब इनका डिफरेंस ले लो। अब अगर हम डिफरेंस लेंगे तो या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। 11 से अगर संख्या को कटना है तो आप अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे। अल्टरनेट डिजिट का सम एक आया 11 प्लस एक आया 6 प्लस बी, उसका अंतर लोगे, या तो वो 0 होगा या तो 11 होगा, तभी 11 से कटेगा। तो आप अगर ये निकालोगे तो हो जाएगा 5 प्लस ए माइनस बी। अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ से हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू -5, या हम कहें b माइनस ए बराबर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b माइनस ए बराबर 5। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपको पता है a बड़ा है b से, तो a बड़ा है अगर b से तो a माइनस बी की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी हम 0 नहीं ले सकते। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा 11, यानी कि हम 5 प्लस ए माइनस बी बराबर 11 करेंगे, यानी a माइनस बी बराबर हो गया 6। अब a माइनस बी बराबर 6। अब आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू b की लेनी है। b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, आपको पता है b की सबसे बड़ी वैल्यू लेने के लिए a को हमें सबसे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे a की सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले लें, 9 ले लो, क्योंकि a की वैल्यू 9 से तो बड़ी हो नहीं सकती। तो अगर ये a की मैक्सिमम वैल्यू 9 लेंगे तो वही दे देगी b की वैल्यू, यानी कि 9 में से कितना घटाए कि 6 हो जाए, तो b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। समझ आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि a माइनस बी बराबर 6। अगर हमें b की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें a की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, राइट। अगला प्रश्न भी ठीक ठाक कॉन्सेप्ट पे है। कहा गया सर्किल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज साइड्स आर AB बराबर दिस वन, BC बराबर दिस वन, CD बराबर दिस वन, तो AD की लंबाई बताओ। देखो जब कहा जाए कि एक सर्किल है जो चारों साइड्स को टच करता है किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो आप ये जान लेना कि एक फार्मूला होता है। मैंने ये डराइव भी करवाया, आपने अगर ज्योमेट्री वाली सीरीज मेरी देखी होगी। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब अगर ये चारों को टच करता है तो ये आपका रूल होता है। क्यों होता है ये मैंने डराइव करवाया, आप ज्योमेट्री वाली सीरीज देख लेना, कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। यानी AB प्लस CD बराबर, यहाँ से अगर चारों साइड्स को टच करता है तो रूल क्या है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बस आपको AD निकालना है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस CD माइनस BC। वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB ये है, CD ये है, तो 8 5 13 1 14 हो जाएगा। 14 में से 9.8 घटेगा तो 4.2, AD की वैल्यू 4.2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना, राइट। अब ये प्रश्न देखते ही आपको आंसर याद आ गया होगा। अगर प्रैक्टिस करी होगी तो ये आंसर सबको याद होगा। कहा गया x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 इज इक्वल टू दिस वन, तो x माइनस 1/n। आपको पता होगा अगर x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 बराबर k हो तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट में k प्लस 2, यानी अंडर रूट में 727 प्लस 2 यानी 729। 729 का वर्गमूल कितना होता है 27। और आपको पता है अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर a हो तो x माइनस 1/x कितना होता है, अंडर रूट में a माइनस 2। तो आप कहेंगे यहाँ से हमारा x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 27 माइनस 2 यानी कि 25। 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 दोनों ले सकते हैं। क्योंकि x पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 5 हो गया। अगला प्रश्न DI का जो कि हम छोड़ेंगे। अगला प्रश्न कहा गया अतुल परचेस्ड ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपीज एंड गेव 100 रुपीज नोट टू शॉपकीपर। द शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी इन coins of denomination 2, 5 and 10. If these coins are in the ratio of 5:4:1, then how many 5 rupees coins did the shopkeeper give? कहा गया अतुल ने 20 रुपये का ब्रेड खरीदा, 100 की नोट दी, तो उसे वापस कितना दिया होगा शॉपकीपर ने, 80 रुपये। 80 रुपये उसने 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के रूप में दिए, जो कि 5:4:1 के अनुपात में है, यानी कि सिक्कों की संख्या 5:4:1 के अनुपात। अब ऐसे देखो, अगर 2 रुपये के 5 सिक्के दिए होते तो 10 रुपये हो जाते, 5 रुपये के 4 सिक्के दिए होते तो 20 रुपये हो जाते, और 10 रुपये का एक सिक्का दिया होता तो 10 रुपये हो जाते, यानी टोटल तब कितने रुपये बनते 40। लेकिन उसने वापस कितने किए, 40 ना करके 80, यानी कि इसका 2 गुना। अगर 2 गुना सिक्का वापस करा तो 2 रुपये के 2 सिक्के, 2 रुपये के 5 सिक्के ना होकर 2 गुणे 5, 5 रुपये के सिक्के 4 ना होकर 4 गुणे 2, और 10 रुपये के एक सिक्के ना होकर 2 गुणे 1, यानी कि आपसे पूछा गया 5 रुपये के सिक्के तो 2 गुणे 4 यानी कि 8 सिक्के हो जाएंगे। अगर आपसे 5 रुपये का पूछा जाता तो 2 रुपये का पूछा जाता तो 2 पंचे 10, अगर 10 रुपये का पूछा जाता तो 2 एकम 2 हो जाता, राइट। कहा गया द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज दिस वन, देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड द पार्क, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। आप ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि एक सर्कुलर पाथ है जिसकी एरिया आपको दी गई है। आपसे कहा गया एक पार्क इसके किनारे किनारे है, तो आपको पाथ की एरिया बतानी। देखो सबसे पहले जानो कि अगर एक पार्क है उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। मान लो इसकी चौड़ाई D है, ठीक है, और अंदर पार्क की ये R है, तो आपको पता होना चाहिए
कि जो रास्ते का एरिया होता है वो कितना होता है, पाई इंटू डी इंटू 2r+d, ये होता है, सीधे आप जान, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर रास्ते की चौड़ाई d हो और ये अंदर वाले पार्क की या अंदर वाले क्षेत्र एरिया का त्रिज्या r हो, तो आपका जो रास्ते की एरिया होती है वो होती है पाई इंटू डी, जहाँ पे d रास्ते की चौड़ाई इंटू 2r+d, ठीक है। अब हमें r ही निकालना पड़ेगा पहले, क्यों, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क दिया गया। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क कितनी होती है, पाई इंटू r², यानी कि r का स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 12,474। काट दो खटाखट, 11 दूना 22, 11 से काटोगे 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 ये हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 5 6 7 हो जाएगा मेरे हिसाब से, यानी r² बराबर हो जाएगा 7 × 7 × 81, ठीक है। यानी यहाँ से r बराबर आ जाएगा 7 × 9 यानी कि 63। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई इंटू डी, यानी कि पाई की वैल्यू है 22/7, इंटू डी कितना दिया गया 3.5, चौड़ाई कितनी दी गई है रास्ते के 3.5, गुणे 2r यानी कि 63 दूना 126 और प्लस 3.5 यानी कि 129.5। बस आपका हो गया, 7 से ये कटेगा 0.5, 0.5 गुणे 22 11, 11 का इसमें गुणा कर देना है 129.5 में, तो कितना हो जाएगा, 11 का गुणा करोगे 11 × 5 = 55, हासिल आई 5, 11 9 99 5 100, 4 के 4 हासिल आई 10, 11 दूना 22 10 32, 11 के 9 11 3 14, 14 24.5 आपका। तो ये फार्मूला याद रखना, राइट। अगला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से कहा गया शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 30% हायर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो अपने वस्तुओं को 30% बढ़ा के लिखता है, यानी 100 की खरीदता है तो 130 लिखता है, और कहा गया 10% डिस्काउंट देता है, 130 का 10% 13 रुपये यानी कि 117 में बेचता है। कहा गया इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ ऑन द मार्केट प्राइस। कहा गया कि अगर उसे जो अभी लाभ हो रहा है उससे 6.5% ज़्यादा लाभ चाहिए हो, यानी अभी लाभ कितना हो रहा है उसका 17 रुपये का, ठीक है, उसे चाहिए कितना 6.5% मोर, यानी अभी 17% हो रहा है, उसे चाहिए कितना 23.5% का। 23.5% में अगर लाभ चाहिए, 100 का 23.5 यानी कि 100 पे 23 रुपये 50 पैसे का फ़ायदा चाहिए, यानी उसे बेचना कितने पे पड़ेगा 123 रुपये 50 पैसे। और अगर किसी चीज़ पे 130 लिख रखा है, उसे 123.5 में बेचना चाहता है तो 6.5 का फ़ायदा चाहिए, और 130 का कितना है 6.5, आप कहेंगे 6.5 बटे 130 × 100, 1010 यानी कि 65/13 यानी 5। हालांकि इस प्रश्न में थोड़ा सा लैंग्वेज कन्फ्यूजन हो जाती है। 6.5% मोर प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट कितना है 17%, इसका 6.5% कई बार हम निकालने लग जाते हैं, जो कि वैसे भी हो सकता है, लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर इनको लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखा करिए कि जितना परसेंट है 17%, उससे 6.5% ज़्यादा, ना कि इसका 6.5% निकाल के उतना ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। The first sum was recovered 2 years later than the second sum and amount in each case was 1105. What was the sum lent in each case? कहा गया कि दो बराबर धनराशियों को हम मान लेते हैं, ए धनराशि है 6% और 10% को अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया गया। कहा गया कि जो पहले वाली धनराशि वो दूसरे वाली की तुलना में 2 साल बाद वापस ली गई, यानी अगर इसको t साल बाद हम लेते हैं तो इसको t+2 साल बाद हम वापस लेते हैं। और कहा गया दोनों केस में जो हमें अमाउंट मिलता है वो 1105 रुपये। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट बराबर है और हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो भी बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट दोनों केस में बराबर रखते हो, हमें अमाउंट भी बराबर मिलता है, यानी कि हमारे दोनों केस में क्या बराबर होगा, ब्याज भी बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक साल में अगर 6% मिलता है तो t+2 साल में 6 × t+2% मिलेगा। ऐसे एक साल में 10% इस पर मिलता है तो t साल में 10 × t मिलेगा, और दोनों केस में ब्याज बराबर है, यानी ये बराबर कर दो, तो हो गया 6t + 12 बराबर 10t, यानी हो गया 4t बराबर 12 यानी t बराबर 3। अब t बराबर 3 हो गया तो सॉल्व कर लो, t बराबर 3 हो गया तो हमने 10% की रेट से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करा, यानी 30% ब्याज, तो ए को अगर 30% ब्याज के साथ वापस लेंगे तो ए का 130% यानी ए का 13/10 गुना मिलेगा, और जो कि दिया गया 1105 रुपये। तो ए की वैल्यू पूछी गई, तो ये हो जाएगा 13 × 8 = 104, 13 × 5 = 65, यानी ए बराबर 85 × 10 यानी कि 850। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे कहा कि ये ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 5% लॉस, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट 5% लॉस। मिक्सचर एलिगेशन का प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन। कहा गया कि 20% प्रॉफिट पे थोड़ा धन बेचता है और 5% लॉस पे थोड़ा धन बेचता है, ठीक है। कहा गया उससे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट होता है। अब देखो, अब अगर रेशियो निकालना तो 20 में से 15 घटेगा, कितना हो जाएगा 5%, और 5% निगेटिव मतलब -5 -15 यानी कि 20%। अब इसका अनुपात ले लो, 5 चौको 20, 5 एकम 5,
यानी ये जो अनुपात आएगा वो 20% लाभ और 5% नुकसान पे बेचे गई मात्राओं का अनुपात आएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि 5% लॉस पे, तो आपको पता है 5% लॉस पे कितना हिस्सा बेचा गया, 1 आउट ऑफ 4 + 1 5, यानी 1/5वां हिस्सा किसका, 640 का। तो आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 किलोग्राम, राइट। इस प्रश्न को मैं हमेशा बेसिक से करवाता आया हूँ। कहा कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 56, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज दिस वन, नेक्स्ट 5 का दिस वन, 9th और 10th नंबर जो है 11वीं संख्या से 3 और 1 ज़्यादा है, तो आपको 9th और 11th नंबर का एवरेज निकाल। देखो अगर 11 संख्याओं का एवरेज 56 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 11 × 56 यानी कि 616, ठीक है। अगर फर्स्ट 3 का एवरेज 52 है, अगर फर्स्ट 3 का योग बात करें तो 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 156 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 का एवरेज अगर 60 है तो उनका योग हो जाएगा 300, ठीक है। और कहा गया कि जो 9वीं और 10वीं संख्या हो 11वीं संख्या से 3 और 1 ज़्यादा है, यानी 11वीं संख्या को अगर मैं x मानूँ तो 9वीं संख्या इससे 3 ज़्यादा यानी x + 3, और 10वीं संख्या इससे 1 ज़्यादा यानी x + 1 है, ठीक है। अब आप देखो 3 संख्या ये हैं, 5 ये 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 11 संख्याओं का योग, उन्हीं 11 का योग ये भी है और उन्हीं 11 का योग 616 भी है, बस बराबर कर दो। तो 300, 156, 456 हो गया, और 4 460, 460 इधर से घट जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 156, और 156 बराबर कितना है, x + x + x, यानी कि 3x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 52। अब x बराबर 52 आ गया, तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि 9th और 11th नंबर का एवरेज, यानी x + 3 और x का एवरेज, तो कितना हो जाएगा, x + x + 3/2, यानी कि 2x + 3/2 यानी x + 1.5, x की वैल्यू अगर 52 है तो x + 1.5 कितना हो जाएगा, 53.5। लो भैया ये भी प्रश्न कर लो। कहा गया x - 1/x अगर 1 है तो इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो x - 1/x बराबर 1, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 यानी कि 3। यहाँ से x⁴ + 1/x⁴ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 2 यानी कि 7। यहाँ से x⁴ + 1/x⁴ कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 2 यानी कि 47। अगला प्रश्न, कहा कि ये ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर द ट्रेन कुड रन एट ए स्पीड 5 किलोमीटर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। द ट्रेन गॉट डिलेड बाय 36 मिनट। व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ध्यान से देखिएगा, कहा कि 370 किलोमीटर कवर करना है किसी ट्रेन को, ठीक है। 100 किलोमीटर चलने के बाद उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिससे उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है और जिसके कारण ट्रेन 36 मिनट लेट हो जाती है। तो आपको नॉर्मल स्पीड बताएं। देखो 370 में से 100 किलोमीटर बाद, यानी कि 100 किलोमीटर तो वो यूजुअल स्पीड पे चलिए, यानी जो लेट हो रहा है वो किसकी वजह, 270 किलोमीटर को एस से चलने में और 270 को एस से 5 कम यानी एस - 5 से कर चलने में, इसमें जो समय का अंतर आ रहा है वही आपको दिया गया 36 मिनट। यानी कहने का मतलब 270 को अगर हम एस - 5 से चलें और 270 को एस से चलें तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 36 मिनट का है, ठीक है। कितने का है, 36 मिनट का। तो आप 36 मिनट को घंटे में बदल लो क्योंकि दूरी और चाल दोनों को हमने किलोमीटर प्रति घंटे और किलोमीटर में माना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 36 मिनट बोले तो कितना हो जाएगा, 3/5 घंटे। अब इसी को सॉल्व करना है। अब अगर सॉल्व करना है तो आप 3 से पहले काट दो, तो ये लिखा हुआ 90/s - 5 - 90/s बराबर 1/5। अब आप s की वैल्यू ट्राई कर लो। अगर हम 40 रखते हैं तो 40 से 90 कटेगा नहीं, पहले ऐसी संख्या रखो, पहले ऐसे देखो। अगर मैं s बराबर 50 रखता हूँ, पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ, तो 90/45 यानी 2 माइनस 90/50, 90/50 कितना हो जाएगा, 9/5। तो ये 2 - 9/5 कितना हो जाएगा, 1/5। तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, दोनों दिए गए हैं सिमिलर। एरिया दी गई ABC की, एरिया DEF की। अगर BC इतना है तो EF की एरिया बताएं। आपको सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता होगी कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया का अनुपात होता है, यानी ट्राइंगल ABC की एरिया बटे DEF की एरिया, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, लाइक BC अगर ले रहे हैं तो इसका BC तो इसका EF, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ABC की एरिया रख दो 13.5 बटे DEF की एरिया कितनी है, 24। ये बराबर BC की वैल्यू कितनी दी गई, 3.15 बटे EF का स्क्वायर लिख दो, यानी कि BC गुणे EF, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसी को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिखो कि 3.15 गुणे EF बराबर इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल करने के लिए 2 से ऊपर गुणा कर दो तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 48 हो जाएगा। 3 से काट दो ये 16 हो जाएगा, 3 से काट दो 9, 9/16 का वर्गमूल हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हमारा EF निकल के आ जाएगा ये 1.05, यानी कि EF बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1.05 यानी 4.2, राइट।
अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो उस टॉपिक की प्लेलिस्ट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे थीटा आप ट्राई कर लो। अगर मैं थीटा बराबर 30 पुट करता हूँ तो यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू tan 30 यानी 1/√3, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है। और अगर इधर 30 पुट करता हूँ तो 2√3 इंटू √3/2, 2 कट गया यानी कि 3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। थीटा बराबर 45 पुट कर लो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2√3 मतलब √6 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। थीटा बराबर 60 पुट करो तो थीटा बराबर 60 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 3√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3 इंटू √3/2, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। तो आप सीधे सीधे क्या काम करो, ऐसे देखो 3 tan थीटा ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, ठीक है। sin थीटा कट गया, यानी cos थीटा बराबर हो गया 3/2√3, ये cos थीटा हो गया, यानी कि ये √3/2 cos थीटा √3/2, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। हमने हमारा 30 पे सेटिस्फाई क्यों नहीं किया था, एक बार देख लेते हैं। 3 इंटू 1/√3 यानी ये √3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2√3 गुणे 1/2, हाँ ठीक है। तो थीटा बराबर 30 अंश हो गया। अब थीटा 30 यहाँ पे पुट कर लो तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर 60, यानी साइन 60 √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, अरे 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 कॉस स्क्वायर 60 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना होना चाहिए यार, कॉस स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपका 3/2 हो गया। cos 90 0 होता है, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अब देखो हमने गलती कर दी वैल्यू पुटिंग में, तो मैं तो वैल्यू पुटिंग में कई बार गलतियाँ कर देता हूँ, तो इससे अच्छा है कि आप ट्राई कर लो, है ना, सॉल्व कर लो। ये भी देख लो, अगर त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है, ठीक है, कौन C कोण को आपको दिया गया 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, और कहा गया Q मिड पॉइंट है BC पे, ध्यान से देखिएगा, ये है C, ये है B, ये है A, ठीक है। कहा गया Q मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। AB बराबर 10 दिया गया, AC बराबर 2√10 दिया गया, तो AQ की लंबाई निकालनी है इसकी। देखो अगर ये 10 है, ये 2√10 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, देखो 10 ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और धाम में 40, तो यानी ये √60 हो जाएगा। √60 बोले तो 2√15, 2√15 अगर पूरा है, अगर ये Q मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होंगे, यानी ये √15 हो जाएगा। अब ये √15 है, ये 2√10 है, तो AQ कितना हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि 2√10 का स्क्वायर यानी कि 40 प्लस √15 का स्क्वायर यानी कि 15, तो 40 + 15 55 हो जाएगा। समझ आ गया पाइथागोरस लगा। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, शायद ये इस शिफ्ट का सबसे अच्छा प्रश्न है। अगर रेडियाई ऑफ 2 concentric circles are 12 cm and 13 cm, AB is the diameter of the bigger circle, BD is a tangent to a smaller circle touching it at D, find the length of AD correct to 1 decimal place। ध्यान से देखिएगा, कहा गया 2 concentric circles are given, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, राइट, ओके। अब देखो कहा गया कि बड़े वाले सर्कल के लिए ये डायमीटर है, ये दिस वन इज A, दिस वन इज B, ठीक है। क्योंकि BD इसकी टेंजेंट है, ये D कोई पॉइंट है, ये BD इसकी टेंजेंट होगी, ठीक है। ये O है, सेंटर मान लो, O दिया नहीं गया लेकिन आप मान लो, आपसे AD की लंबाई पूछेगी, बस सीधी सी बात। देखो मैं बात करूँ अगर OD को मिला दूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाए टेंजेंट के, तो वो टेंजेंट पे जो वो रेडियस बनती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। आपको पता है ये 12 है, ठीक है, ये वाला 13 है, क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या और भी बड़े वाले वृत्त की, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 हो गया। और आपको पता है जो ये OD होगा, मतलब D जो पॉइंट होगा वो BM का बाइसेक्टर होगा, यानी ये भी 5 हो गया, राइट। अरे देखो, क्योंकि OD जो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, जीवा को केंद्र से ये देखो केंद्र है वृत्त का और जीवा पे लंब ड्रा किया गया है, जीवा कौन सी कॉर्ड BM, किसके लिए बड़े वाले सर्कल के, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो उसको बाइसेक्ट करेगा, राइट। अब देखो मैंने AM को मिला दिया, AM को मिलाने के बाद हमें क्या मिला कि जो कोण M होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है AB डायमीटर है, यानी कि जो आर्क AMB यानी ये वाला आर्क बन रहा है वो सेमी सर्किल बनेगा, और सेमी सर्किल में जो सबटेंडेड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब आपको पता चल गया कि ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ओके। अच्छा आपको पता है AB कितना है पूरा, अगर AB बड़े वाले वृत्त के लिए व्यास है तो कितना हो जाएगा 26, ओके। ये 26 है, ये 90 डिग्री है, एक भुजा 10 है,
5 5, देखो ये वाली भुजा कितनी है 10, अगर ये 26 है ये 10 है तो AM अपने आप 24 हो जाएगी, बस आपका निकल के आ गया। कैसे, देखो कौन से कलर। अब ट्रायंगल AMT में आ जाओ, एक भुजा 24 है एक भुजा 5, तो AD पूछा गया, तो AD कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 25 यानी कि 601। अब आपको पता है 601 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि वो होगा नहीं, ठीक है। आपको पता है ये 24 के स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू 24 से तो ज़्यादा होगी, यानी ये भी नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका DI से छोड़ते हैं। चलो ये प्रश्न वैल्यू पुटिंग से कर लो। अगर 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 0, थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी। अगर हम वैल्यू पुट करें थीटा बराबर 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7 7 4 रूट 3 के बराबर नहीं है, तो ये थीटा 0 नहीं होगा। थीटा बराबर 30 पुट करें तो 3 इंटू सेक 30 यानी 2/√3 प्लस कॉस 30 यानी कि 4 इंटू √3 बाई 2 और माइनस 4 √3 है। अगर ये 0 आ जाता है तो थीटा 30 हो जाएगा, यानी ये √3 इंटू 2 √3 हो जाएगा और प्लस ये भी 2 √3, तो 2 √3 प्लस 2 √3 4 √3 और माइनस में है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा। देखिएगा क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी, यानी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। कुछ फार्मूले में बताना चाहूँगा, tan अल्फा बराबर कॉट बीटा होता है अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, ठीक है। ये देखिए 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, चलो देखो tan अल्फा बराबर कॉट बीटा कब होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 90, यानी इसकी वैल्यू तो 1 होगी माइनस, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि tan A इंटू tan B बराबर भी 1 होता है अगर A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो tan 12 tan 78 12 78 90 1, tan 24 tan 66 यानी 1, यानी हर की वैल्यू 1 हो गई। और हमें सॉल्व जो करना है वो है cos 19 sin 71, लिख दो cos 19 प्लस sin 71 ब्रैकेट में sec 19 प्लस cos 71, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 19 इंटू सेक 19 कॉस ए इंटू सेक ए ये 1 होता है, माइनस कॉस 19 इंटू कॉस एक्स 71, ठीक है, माइनस साइन 71 इंटू सेक 19 और माइनस साइन 71 इंटू कॉस एक्स 71, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखो ये कितना हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया। देखो अगर मैं कॉस ऐसे लिखूँ माइनस कॉस 19, अगर मैं कॉसेक 71 को की बात करूँ तो कॉसेक 90 माइनस 19 लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक 19 हो जाएगा। ऐसे साइन 71 इंटू सेक 19 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 71, यानी सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 71 हो जाएगा माइनस एक, कॉस ए इंटू सेक है ये -1 माइनस साइन इंटू कॉसेक ये भी 1 और -1, तो -1 -1 -1 -3 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न भी DI का छोड़ते हैं और अगला प्रश्न भी DI का तो छोड़ते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और शिफ्ट का वेट करिए, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो सब्सक्राइब की बटन कंपटीशन प्रिपरेशन का लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, क्लिक करके कोई भी प्लेलिस्ट देखते रहें। गुड लक, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर 2 लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लव यू।